जरा सोचिए, इंटरनेट पर किसी के साथ कोई बहुत ही सीरियस चर्चा चल रही है, या शायद आप कोई ऑनलाइन बिजनेस डील कर रहे हैं। हाँ। स्क्रीन के उस पार मौजूद व्यक्ति बिल्कुल इंसानों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे तर्क दे रहा है और भावनाओं को भी व्यक्त कर रहा है। अरे बाप रे। लेकिन अचानक किसी छोटी सी तकनीकी खामी से ये पर्दाफाश हो जाता है कि वो कोई इंसान है ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, मतलब वो एक बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है। और सुनने वालों, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की एक बहुत ही ठोस सच्चाई है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बहुत ही डराने वाला सवाल पैदा होता है। हाँ, वही कि आज की दुनिया में कोई भी ये कैसे साबित करेगा कि वो खुद एक असली जीता जागता इंसान है। सही कहा। और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो अब सिर्फ फिलॉसफी की किताबों तक सीमित नहीं रह गया है। एकदम। ये आज के इंटरनेट की ना सबसे बड़ी ढांचागत चुनौती बन चुका है। मतलब जेनरेटिव एआई के इस दौर में, जहां एक सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड में हूबहू असली लगने वाली डीप फेक वीडियो बना सकता है। हाँ, किसी की आवाज की नकल कर सकता है। बिल्कुल, आवाज की नकल कर सकता है और एकदम इंसानों जैसी सोच भी दिखा सकता है। तो ऐसे में ना जो डिजिटल सत्य है वो पूरी तरह से धुंधला हो गया है। असली इंसान और एक चालाक बॉट के बीच का जो फर्क है वो अब लगभग खत्म सा हो गया है। और सुनने वालों, यहीं से ना आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन शुरू होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई एआई वाली दुनिया में हमारी पहचान और प्राइवेसी का फ्यूचर आखिर है क्या। बहुत ही जरूरी विषय है ये। बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए ना कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री हैं। मियामी में हाल ही में जो कंसेंसस 2026 सम्मेलन हुआ था, वहां से हमारे पास कुछ बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं। हाँ, और खासकर पाई नेटवर्क के सह संस्थापक डॉक्टर निकोलस कोकोकलिस के संबोधन के मुख्य बिंदु। बिल्कुल, उनके जो पॉइंट्स हैं ना, वो इस पूरी डिबेट को एक बिल्कुल नई दिशा दे दें। तो अगर हम मियामी में हुए उस सम्मेलन की गहराई में जाएं, तो डॉक्टर निकोलस का जो पूरा फोकस था वो इसी संकट के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, देखिए, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जैसे जैसे एआई सिस्टम एडवांस्ड हो रहे हैं ना, इंटरनेट का जो पुराना मॉडल है वो पूरी तरह से टूट रहा है। मतलब वो कैप्चा वाला सिस्टम। हाँ बिल्कुल, पुराने मॉडल में कैप्चा जैसी चीजें होती थी ना, जहाँ हम ट्रैफिक लाइट्स या साइकिल की तस्वीरें पहचान कर ये साबित कर देते थे कि हम इंसान हैं। हाँ, वो तो हम सभी ने किया है। इरिटेटिंग होता है थोड़ा। बहुत इरिटेटिंग। लेकिन आज के एआई सिस्टम ना उन तस्वीरों को इंसानों से भी ज्यादा तेजी और सटीकता से पहचान सकते हैं। अरे हाँ, ये तो है। तो इसीलिए हमें ये साबित करने के लिए कि स्क्रीन के पीछे सच में एक इंसान है, एक धड़कता हुआ दिल मौजूद है, एक बिल्कुल नई व्यवस्था की जरूरत है। सही कहा। और सुनने वालों, यही बात हमें कंसेंसस 2026 के उस खास पैनल चर्चा की ओर ले जाती है जो कन्वर्जेंस स्टेज पर हुई थी। इस चर्चा का जो टाइटल था ना, वो ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। टाइटल था हाउ टू प्रूव यू आर ह्यूमन इन एन एआई वर्ल्ड विदाउट डॉक्सिंग योरसेल्फ। बहुत ही पावरफुल टाइटल है। हाँ, मतलब एआई की दुनिया में खुद को इंसान कैसे साबित करें, वो भी डॉक्सिंग के बिना, यानी अपनी सारी पर्सनल जानकारी दुनिया के सामने रखे बिना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है। मतलब एक विरोधाभास। ये वैसा ही है जैसे फोन पर किसी से बात करना और ये ना जान पाना कि दूसरी तरफ कोई इंसान है या कोई सुपर स्मार्ट रोबोट। अगर किसी सिस्टम को ये बताना ही नहीं है कि व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी सरकारी आईडी क्या है, तो वो सिस्टम ये कैसे मानेगा कि सामने वाला एक असली इंसान है। डॉक्सिंग के बिना खुद को इंसान साबित करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में है क्या? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसे समझने के लिए ना हमें आइडेंटिटी वर्सेस डेटा, यानी पहचान बनाम डेटा के बीच का जो बारीक तकनीकी अंतर है उसे समझना होगा। अच्छा, तो ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल। देखिए, डॉक्सिंग का सीधा सा मतलब होता है अपनी बहुत ही संवेदनशील निजी जानकारी, जैसे आपका असली नाम, घर का पता, जन्म तिथि या कोई सरकारी आईडी इंटरनेट पर पब्लिक कर देना या किसी थर्ड पार्टी को दे देना। जो हम अक्सर वेब 2 में करते हैं। एग्जैक्टली। अब तक वेब 2 के इंटरनेट मॉडल में ना, अगर किसी को अपनी ऑथेंटिसिटी साबित करनी होती थी तो उसे अपना सारा का सारा डेटा किसी बड़ी टेक कंपनी के सर्वर पर अपलोड करना पड़ता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंसानियत साबित करने की कीमत अपनी प्राइवेसी देकर चुका रहे हैं? बिल्कुल। हम एक ऐसा ट्रेड ऑफ कर रहे हैं जहां पहचान साबित करने के लिए अपने डेटा की बलि देनी पड़ती है।
लेकिन भविष्य की जो वेब 3 इंटरनेट है ना, उसे ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां केवल इतना साबित करना काफ़ी हो कि ये एक विशिष्ट मानव है। बिना ये बताए कि ये कौन सा मानव है। एकदम सही, बिना ये बताएं कि ये इंसान कौन है। और डॉक्टर निकोल्स इसी प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, जहां निजता को सबसे ऊपर रखा जाए। अच्छा, इसे थोड़ा और सरल करते हैं श्रोताओं के लिए। क्या ये एक सीलबंद लिफाफे की तरह है? सीलबंद लिफाफा? हाँ, मतलब जहां लिफाफे के ऊपर एक प्रमाणित मोहर है जो कहती है कि अंदर मौजूद दस्तावेज एक असली इंसान का है, लेकिन उस सिस्टम को या किसी भी वेबसाइट को वो लिफाफा खोलकर अंदर का नाम या चेहरा देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसे तकनीकी भाषा में ना जीरो नॉलेज प्रूफ्स कहते हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ्स? हाँ, या फिर इसी तरह की क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के जरिए इसे समझा जा सकता है। इसमें होता यह है कि गणितीय एल्गोरिदम्स ये प्रमाणित कर देते हैं कि जानकारी एकदम सही है। बिल्कुल, बिना उस असली जानकारी को दिखाए। बिल्कुल, सिस्टम को केवल एक हाँ या ना में जवाब मिलता है, बस। लेकिन अगर हम सिद्धांत से आगे बढ़कर असलियत की बात करें, तो क्या कोई सच में ऐसा कर भी रहा है? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। आपको हैरानी होगी, लेकिन हाँ। स्रोत सामग्री के अनुसार पाई नेटवर्क ने पिछले 7 सालों में जो किया है वो सच में हैरान करने वाला है। उनके मुताबिक उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वेरीफाइड ह्यूमन नेटवर्क यानी सत्यापित मानव नेटवर्क तैयार कर लिया है। और वो भी 1 करोड़ 80 लाख यानी 18 मिलियन से अधिक वेरीफाइड यूजर्स के साथ। और देखिए, ये 1 करोड़ 80 लाख की जो संख्या है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हाँ, ये एक अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि है। हाँ, आज के समय में जब हैकर्स और स्पैमर्स लाखों की संख्या में बहुत ही एडवांस्ड बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानों की तरह टाइप करते हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं। बिल्कुल, ऐसे माहौल में एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो इन सारे बॉट्स को बाहर रखे और केवल 1 करोड़ 80 लाख वास्तविक इंसानों को जगह दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। बताइए। ये किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब के बाउंसर की तरह है। वो बाउंसर गेट पर खड़ा होकर केवल ये देखता है कि व्यक्ति की उम्र सही है या नहीं और वो क्लब के नियमों पर खरा उतरता है या नहीं। सही है। लेकिन वो बाउंसर उस व्यक्ति का पूरा नाम, पता और आधार या पासपोर्ट की कॉपी अपने पास किसी रजिस्टर में लिखकर पूरी दुनिया के लिए पब्लिक नहीं करता, वो बस उसे अंदर जाने देता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और उस बाउंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लब के अंदर का माहौल सुरक्षित रखना, न कि लोगों की जासूसी करना। एकदम। लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। बाउंसर वाला उदाहरण सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तकनीकी स्तर पर ये जो नेटिव केवाईसी है, क्या ये वाकई लाखों बॉट्स को रोक सकता है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि देखिए, जो बॉट्स आज बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा को भेद रहे हैं, वे इस लिफाफे वाली तकनीक को क्यों नहीं बेवकूफ बना सकते? मेरा मतलब है, जब सिस्टम मूल डेटा को देख ही नहीं रहा है, तो वो धोखाधड़ी कैसे पकड़ेगा? बहुत ही वैलिड और महत्वपूर्ण सवाल है ये। और यहीं पर ना नेटिव केवाईसी की असली इंजीनियरिंग समझ में आती है। अच्छा। जब हम नेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये किसी बाहरी या थर्ड पार्टी कंपनी को आउटसोर्स नहीं की गई है। ओके। ये ब्लॉकचेन के खुद के इकोसिस्टम के भीतर बहुत गहराई से बुनी गई है। तो ये काम कैसे करता है, वो भी बिना प्राइवेसी तोड़े? देखिए, ये मशीन ऑटोमेशन और डिसेंट्रलाइज्ड मानवीय सत्यापनकर्ताओं का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। जब कोई व्यक्ति अपनी आईडी अपलोड करता है, तो सबसे पहले जो मशीन एल्गोरिदम है, वो ये जांचते हैं कि क्या आईडी नकली है या कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं है। मतलब पहला फिल्टर मशीन का होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो हिस्सा इंसानी आंखों को जांचना होता है, उसे पूरी तरह से रिडैक्ट कर दिया जाता है, यानी काट छाट दिया जाता है। काट छाट दिया जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सत्यापनकर्ता है। आपको केवल व्यक्ति की तस्वीर और आईडी पर छपी तस्वीर दिखाई जाएगी। अच्छा। नाम, पता या आईडी नंबर, ये सब कुछ पूरी तरह से छिपा दिया जाएगा। ओह, तो मतलब जो इंसान इसे वेरीफाई कर रहा है, उसे भी पूरा डेटा नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं। उस इंसान को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या ये दोनों चेहरे एक ही इंसान के हैं, वो भी सिर्फ हाँ या ना में। क्या बात है। और ये काम भी सिर्फ एक इंसान से नहीं करवाया जाता, कई अलग अलग अनजान लोगों से इसे क्रॉस चेक करवाया जाता है। मतलब पूरा सिस्टम बहुत ही सिक्योर है। एकदम। और जब ये पूरी प्रक्रिया सफल हो जाती है,
तो ब्लॉकचेन पर एक क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण दर्ज हो जाता है। जो रॉ डेटा है ना, वो सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और नेटवर्क को सिर्फ एक डिजिटल ह्यूमन टिक मार्क मिल जाता है। इस तरह से प्राइवेसी भी बची रहती है और बॉट्स भी बाहर रहते हैं। ये तो वाकई एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। तो अब हमारे पास 1,80,00,000 लोगों का एक सुरक्षित मानव सत्यापित वॉल्ड गार्डन है। हाँ, लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर ये सिर्फ पाई के अपने नेटवर्क तक ही सीमित रहे तो बाहरी दुनिया को इससे क्या फायदा? यही तो असली कैच है। हाँ, और यहीं पर मियामी सम्मेलन में एक बहुत बड़ी तारीख का जिक्र हुआ था, 11 मई 2026। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बताती है कि इस दिन प्रोटोकॉल 23 नाम का एक बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है। और मैं बता दूं, ये अपग्रेड ना इस पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदल देने वाला है। प्रोटोकॉल 23 के साथ पाई ब्लॉकचेन पर फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कार्यक्षमता लाइव हो जाएगी। अब यहाँ ये विषय बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि जो सुनने वाले इस तकनीकी शब्द से वाकिफ नहीं है, उनके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके नाम में कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कानूनी कागजात हो। इसे हम सरल भाषा में कैसे समझा सकते हैं? देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वास्तव में कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनें होती हैं जो ब्लॉकचेन पर रहती हैं। ओके। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये कह सकता है कि अगर व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को एक डिजिटल एसेट भेजी तो ही पैसे ट्रांसफर होंगे। मतलब बीच में कोई मिडलमैन नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए किसी मध्यस्थ, बैंक या वकील की कोई जरूरत नहीं है। ये कोड अपने आप एग्जीक्यूट होता है और इसे कोई भी बदल या रोक नहीं सकता। समझ गया। लेकिन इसका इस ह्यूमन वेरिफिकेशन या इंसान साबित करने वाली बात से क्या लेना देना है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो यहीं पर सबसे बड़ी तकनीकी छलांग आती है। अच्छा। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए बुनियादी ढांचा और एपीआई का भविष्य कहा गया है। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? बिल्कुल। जब ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं तो डेवलपर्स ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो सीधे तौर पर इस 1,80,00,000 इंसानों के वेरीफाइड नेटवर्क के साथ बात कर सकें। अरे वाह! इसका मतलब है कि पाई अपनी तकनीक के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोल रहा है। क्या हम इसे वापस उस बाउंसर वाले एनालॉजी से जोड़ सकते हैं? एकदम जोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि वो बाउंसर जो पहले सिर्फ एक क्लब के दरवाजे पर खड़ा था, हाँ, अब वो पूरे शहर के क्लब्स के साथ एक डिजिटल रेडियो से जुड़ गया है। अब अगर शहर में कोई भी नया क्लब खुलता है तो उसे अपना अलग से कोई बाउंसर काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस उस मेन बाउंसर से पूछ लेगा? बिल्कुल, वो बस उस मुख्य बाउंसर से पूछ सकता है क्या ये व्यक्ति नियम पूरा करता है, और मुख्य बाउंसर सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देगा। तो तकनीकी भाषा में यही एपीआई है, एक पुल जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को आपस में बात करने देता है। एकदम सही। एपीआई का मतलब है कि कल को अगर कोई बाहरी सोशल मीडिया ऐप या मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट या यहाँ तक कि कोई ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम भी अपने प्लेटफॉर्म से फेक अकाउंट्स और बॉट्स को हटाना चाहता है, जो कि आज हर प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। बिल्कुल, तो उन्हें अपना खुद का केवाईसी सिस्टम बनाने पर करोड़ों रुपए और कई साल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो सीधा पाई के एपीआई को प्लग इन कर लेंगे। एग्जैक्टली, वो सीधा पाई के एपीआई को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो पूरी डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। आज हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई गेमिंग फोरम, हर कोई स्पैम और बॉट से जूझ रहा है। सही बात है। अगर वे सीधे तौर पर इस एपीआई का इस्तेमाल करके बस ये पूछ सकें कि क्या ये यूजर एक इंसान है और उन्हें सुरक्षित रूप से एक क्रिप्टोग्राफिक हाँ मिल जाए, तो वे रातों रात अपनी बॉट समस्या को खत्म कर सकते हैं। सम्मेलन में इस बात पर इतना जोर इसलिए दिया गया क्योंकि ये साफ दिखाता है कि पाई नेटवर्क अपने ओपन मेननेट की ओर एक बहुत गंभीर और मैच्योर कदम उठा रहा है। मतलब ये अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, ये अब सिर्फ एक बंद इकोसिस्टम या प्रयोग नहीं रहा है। ये पूरे वेब3 इंटरनेट के लिए एक मूलभूत ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन देखिए, अगर एपीआई के जरिए हर कोई इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या पाई का लक्ष्य सिर्फ एक टेक वेंडर या कोई सिक्योरिटी कंपनी बनना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ ना एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल उठता है, और सम्मेलन में डॉक्टर चेंगडियाओ फैन की जो उपस्थिति थी वो इसी वैचारिक पक्ष को सामने लाती है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर फैन ने अपने भाषण में विशेष रूप से वेब3
और एआई के तालमेल पर बात की। सिनर्जी पर। हाँ, सिनर्जी। उनका और डॉक्टर निकलस का विजन ये है कि तकनीक को इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पाई को केवल एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन सेंट्रिक इकोसिस्टम यानी मानव केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। तो इस सब का हमारे लिए असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है ये मानव केंद्रित विजन सुनने में तो बहुत ही आदर्शवादी और अच्छा लगता है, लेकिन एक आम इंटरनेट यूजर के लिए जो रोजाना बस ब्राउजिंग करता है, खबरें पढ़ता है या ऑनलाइन शॉपिंग करता है, इसका व्यावहारिक रूप से क्या महत्व है? इस सवाल का जवाब ना डॉक्टर निकलस के उस बयान में छिपा है, जो इस पूरे सम्मेलन का सबसे पावरफुल कंक्लूजन था। कौन सा बयान? उन्होंने कहा कि एआई के युग में ट्रस्ट यानी विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा होगी। विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो हमेशा जानकारी को ताकत माना जाता था। इन्फॉर्मेशन इज पावर, राइट? बिल्कुल। अतीत में जानकारी दुर्लभ थी, कम थी, इसीलिए वो मूल्यवान थी। हाँ। लेकिन आज एआई के कारण जानकारी का एक तरह से विस्फोट हो गया है। एक एआई कुछ ही मिनटों में 10,000 आर्टिकल लिख सकता है, सैकड़ों फेक वीडियो बना सकता है और हजारों फेक प्रोडक्ट रिव्यू भी लिख सकता है। तो मतलब जानकारी की कोई कमी नहीं है अब? एकदम। और जब डिजिटल दुनिया में सब कुछ असीमित और इतनी आसानी से बनाया जा सकने वाला हो जाएगा, तो जानकारी की कीमत शून्य हो जाएगी, जीरो। क्योंकि तब ये पता लगाना ही मुश्किल होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। ठीक कहा। और ऐसी सिचुएशन में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होगी ना, वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। हाँ ये भरोसा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक असली इंसान ने लिखा है। ये भरोसा कि आप जिससे ऑनलाइन डील कर रहे हैं वो कोई एल्गोरिदम नहीं है। इसलिए विश्वास ही नई अर्थव्यवस्था का आधार बन जाएगा। और यहीं पर पाई का रोल आता है। बिल्कुल। पाई का ब्लॉकचेन और उनका 1,80,00,000 का जो वेरीफाइड नेटवर्क है, वो तकनीकी रूप से इसी भरोसे को सुरक्षित करने का काम कर रहा है। डॉक्टर फैन का वेब3 और एआई के तालमेल का जो विचार है, वो इस इकोसिस्टम को और भी मजबूत करता है। मतलब एआई का इस्तेमाल नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हो, लेकिन निर्णय लेने की जो शक्ति है और जो वैल्यू है, वो इंसानों के हाथ में ही रहे। तो ये सिर्फ कुछ डिजिटल सिक्के माइन करने या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन करने के बारे में नहीं है, ये इंटरनेट पर सच्चाई का एक बिल्कुल नया ढांचा बनाने के बारे में है। और वैश्विक मंच पर उनकी ये जो प्रस्तुति थी, दुनिया भर के डेवलपर्स के सामने उनका ये जो विजन है, ये साबित करता है कि वे मेननेट को लेकर कितने सीरियस हैं। वे केवल एक ऐप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वे भविष्य के इंटरनेट के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल लॉन्च कर रहे हैं। तो सुनने वालों, इस पूरी चर्चा से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है, ये विषय सिर्फ सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर उस व्यक्ति को इस विषय की गहराई से परवाह करनी चाहिए जो इंटरनेट का उपयोग करता है। यह हमारी पहचान का सवाल है, हमारी प्राइवेसी का सवाल है, और सबसे बढ़कर भविष्य की इस नई डिजिटल दुनिया में एक इंसान के रूप में हमारे अस्तित्व का सवाल है। एकदम सही। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच की जो दीवारें हैं वो गिर रही हैं। हमारी डिजिटल पहचान जल्द ही हमारे बैंक खातों और हमारी रियल लाइफ के हर पहलू से जुड़ने वाली है। और यही हमें आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर इंटरनेट पर इंसान होने का प्रमाण एक यूनिवर्सल एपीआई बन जाता है और हर बड़ा प्लेटफॉर्म उसी एक डिजिटल मुहर पर भरोसा करने लगता है, तो क्या भविष्य में हमारा ये डिजिटल ह्यूमन टिक मार्क भौतिक दुनिया के हमारे पासपोर्ट से भी ज्यादा मूल्यवान और ताकतवर बन जाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, फिजिकल पासपोर्ट तो केवल आपको एक देश की सीमा पार कराता है, लेकिन ये डिजिटल पासपोर्ट भविष्य के पूरे इंटरनेट के दरवाजे खोलेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की इस बेहद जरूरी और गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।